नमस्कार। मैं स्वप्निल श्रीवास्तव, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, अपने निःशुल्क विधिक सलाह प्रांगण में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। किसी के खिलाफ गैर जमानती अपराध का एफआईआर होने पर जब वो आरोपी बन जाता है तो सबसे पहले उसे अपनी गिरफ्तारी की चिंता सताती है। अग्रिम जमानत, एंटीसिपेटरी बेल, जी हाँ, यही है गिरफ्तारी से बचने का कानूनी तरीका। आज का शीर्षक भी अग्रिम जमानत, एंटीसिपेटरी बेल ही है, जिसे आप ध्यान से देखें और समझें। मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दें। आज का मुख्य बिंदु, अग्रिम जमानत है क्या, सीआरपीसी की सेक्शन 438 क्या है, एंटीसिपेटरी बेल कब और कैसे आपको मिल सकती है, और ज्यूरिसडिक्शन मतलब अग्रिम जमानत आप किस न्यायालय में दाखिल कर सकते हैं। एंटीसिपेटरी बेल फाइल करने के जुरिडिक्शन क्या हैं। ये तो हुए मेन पॉइंट, लेकिन इसके अलावा पूरी वीडियो ध्यान से देखें। आपको बहुत सी ऐसी बातें मिलेंगी जिसे जानना आपको बहुत ज़रूरी है। किसी भी व्यक्ति को अगर लगता है कि वो किसी अपराध में एफआईआर में नाम हो या ना हो, उसके गिरफ्तारी की संभावना है, तो वो सक्षम न्यायालय में अग्रिम ज़मानत की अर्ज़ी दाखिल कर सकता है। वो सक्षम न्यायालय कौन से होंगे, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। एंटीसिपेटरी बेल आपने फ़ाइल की और कोर्ट से आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल गई, मतलब आदेश आपके फेवर में हो गया, तो फिर आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी। और ये गिरफ्तारी कब तक नहीं होगी, ये भी मैं आगे बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट, अग्रिम ज़मानत अगर दाखिल करनी है तो किस कोर्ट में दाखिल किया जाए। जिस ज़िले में अपराध कारित हुआ है उस ज़िले के सेशन कोर्ट या फिर उस ज़िले का क्षेत्राधिकार जिस भी माननीय उच्च न्यायालय में हो, वहाँ पर आप अग्रिम ज़मानत दाखिल कर सकते हैं। आपके सामने दोनों ऑप्शन है, या तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सेशन जज के यहाँ फ़ाइल करें या फिर डायरेक्ट हाई कोर्ट में भी अग्रिम ज़मानत की याचिका फ़ाइल कर सकते हैं और वहाँ से आदेश लेकर गिरफ्तारी से बच सकते हैं। अब यहाँ ये भी जानना ज़रूरी है कि अपराध कितने प्रकार के होते हैं। कानूनी रूप से अपराध को दो भागों में बांटा गया है। एक जमानती अपराध मीन्स बेलेबल क्राइम, और दूसरा गैर जमानती अपराध मीन्स नॉन बेलेबल क्राइम। जमानती अपराध, जिसे बेलेबल क्राइम कहते हैं, उसमें कोई ज़रूरत नहीं कि आप अग्रिम ज़मानत कराएं, लेकिन अगर गैर जमानती अपराध में आपको गिरफ्तारी का डर लगता है तो आप हाल में अग्रिम ज़मानत ज़रूर करानी चाहिए। फिर बता दूं, एफआईआर में नाम ना भी हो और आपको लगता है कि आप गिरफ्तार हो सकते हैं तो अग्रिम ज़मानत ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी गैर जमानती अपराध में आपको झूठा फंसाया गया है और आप इस बात को सिद्ध भी कर सकते हैं, तो आप ज़रूर गैर जमानती अपराध में अग्रिम ज़मानत ट्राई करें, जिसकी एप्लीकेशन संबंधित ज़िले के सेशन जज के यहाँ या डायरेक्ट हाई कोर्ट में भी फाइल कर सकते हैं और कोर्ट से आदेश लेकर आप गिरफ्तारी से बच सकते हैं, जो आपके आन मान सम्मान की भी रक्षा करता है। सीआरपीसी की सेक्शन 438 यह भी कहती है कि कंसर्न कोर्ट, सक्षम न्यायालय अग्रिम जमानत का आदेश देने से पहले इन बातों पर ज़रूर ध्यान दे। वह प्रार्थी को प्रतिबंधित करे कि वो किसी भी सबूतों के साथ छेड़खानी नहीं करेगा, बिना कोर्ट के परमिशन के देश छोड़ के कहीं विदेश नहीं जाएगा, इन्वेस्टिगेशन में पुलिस का सहयोग करेगा और उस केस के जितने भी गवाह हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा। यहाँ पुलिस को सहयोग करने से आशय ये है कि जब भी पुलिस बुलाएगी पूछताछ के लिए तो वो पुलिस के समक्ष हाजिर रहेगा। इसके अलावा कोर्ट चाहे तो और भी प्रतिबंध लगा सकती है। अब तो धारा 438 में संशोधन भी कर दिया गया है, जिसके अनुसार सामूहिक बलात्कार या बलात्कार अगर किसी नाबालिग लड़की के साथ हुआ है तो उसमें अग्रिम जमानत मिलने की संभावना बहुत कम रहती है।
लेकिन अगर आरोपी इस बात को सिद्ध कर ले जाए कि उस रेप में नाबालिग लड़की के साथ जो भी हुआ है वो शामिल नहीं था, तो अग्रिम ज़मानत मिलना असंभव नहीं है। इस बात को साक्ष्यों के आधार पर सिद्ध करने की जिम्मेदारी आरोपी की होती है। देखिए, अग्रिम ज़मानत का उद्देश्य ही यही है कि किसी व्यक्ति को झूठे केस में फंसाकर उसके आन मान सम्मान को खतरा ना पहुंचाया जाए। अग्रिम जमानत का आदेश दोष सिद्ध होने तक कायम रहता है, मतलब प्रभावी रहता है, या कोर्ट चाहे तो उसे निश्चित समयावधि के लिए भी दे सकती है। उसके बाद कोर्ट नियमित जमानत पर, जिसको रेगुलर बेल बोलते हैं, सुनवाई करके अपना आदेश पारित कर सकती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपसी वैमनस्य के कारण, आपसी दुश्मनी के कारण किसी को गलत केस में फंसा दिया जाता है, जिसका उद्देश्य सिर्फ परेशान करना और आन मान सम्मान को धूमिल करना है। तब ऐसे केस में भी आरोपी सेशन जज के यहाँ या फिर कंसर्न ऑनरेबल हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय में अपने अग्रिम ज़मानत की एप्लीकेशन फाइल करके आदेश अपने पक्ष में ले सकता है। ये एक मुख्य ग्राउंड भी है और आपका कानूनी अधिकार भी। धारा 438 के अनुसार अगर आपका नाम एफआईआर में नहीं है और आपको लगता है कि आप गिरफ्तार हो जाएंगे, तब भी आप अग्रिम ज़मानत की एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं। तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करते हुए ऐसी परिस्थिति में भी कोर्ट अग्रिम ज़मानत का आदेश आपके फेवर में पास करती है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में आप निश्चित रूप से अग्रिम ज़मानत की एप्लीकेशन सक्षम न्यायालय में ज़रूर फाइल करें और आदेश आपको मिलेगा। वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कोई अपराध हुआ और एफआईआर भी अभी नहीं हुई है, आपको लगता है कि उस अपराध में आपकी गिरफ्तारी हो सकती है एफआईआर होने के बाद या उसके पहले, तो भी आप अग्रिम ज़मानत के लिए सक्षम न्यायालय में एप्लीकेशन ज़रूर फाइल करें। ऐसी परिस्थितियों में कोर्ट पुलिस को आदेशित करती है कि एफआईआर होने के बाद आरोपी को एफआईआर की कॉपी ज़रूर दें और उसे अवगत कराएं कि उसके खिलाफ़ ये एफआईआर हुआ है। एफआईआर की कॉपी 7 दिन के अंदर या जब कोर्ट कहे तब देना होगा। एंटीसिपेटरी बेल देते समय कोर्ट ये भी कहती है कि इतनी धनराशि, कोर्ट अपने विवेक से कहती है कि इतनी धनराशि का पर्सनल बॉन्ड आप जमा करें, उसी पे आपको अग्रिम ज़मानत मिलेगी। वो आपको जमा करना होता है कैश या उतनी धनराशि की कोई भी अचल संपत्ति भी आप जमा कर सकते हैं। अचल संपत्ति का तात्पर्य उस अचल संपत्ति के पेपर्स को आपको जमा करना होता है, फिर अग्रिम ज़मानत का आदेश प्रभावी होता है। अगर आपको कोर्ट से अग्रिम ज़मानत का आदेश मिल गया है तो इस बात पे ज़रूर ध्यान दें कि अग्रिम ज़मानत के आदेश में कोर्ट ने किन किन बातों पे, किन किन बिंदुओं पे आपको प्रतिबंधित किया है, उसका अक्षरशः पालन करना कानूनी रूप से बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना करने पर कोर्ट आपके विरुद्ध गैर जमानती वारंट भी इशू कर सकती है और अपने दिए हुए अग्रिम जमानत के आदेश को निरस्त करते हुए आपको गिरफ्तारी का आदेश दे सकती है। इसलिए मैं आपसे स्ट्रिक्टली इस बात को कहता हूँ कि अग्रिम जमानत का आदेश प्राप्त करने के बाद जिन जिन शर्तों को कोर्ट ने निर्धारित किया है उसका हर हाल में अक्षरशः पालन करें। उल्लंघन करने पर इस बात की पूरी संभावना है कि आपको जेल जाना पड़े, जो आपके लिए एक अपूरणीय क्षति होगी, मतलब ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। नतीजा ये निकलेगा कि जिस आन मान सम्मान के बचाव के लिए आपने अग्रिम ज़मानत लिया
वही आन मान सम्मान आपका बिखरा हुआ नजर आएगा। दुर्भाग्य से सत्र न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अगर कहीं आपके अग्रिम ज़मानत की एप्लीकेशन डिसमिस कर दी, मतलब खारिज कर दिया, तो आप उस आदेश की वैधता को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दे सकते हैं। ये आपका कानूनी अधिकार है। ऐसी परिस्थितियों में ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष उस आदेश को चुनौती ज़रूर दें जिसमें आप अपने अग्रिम ज़मानत को प्राप्त करने की प्रार्थना करें। रीजनेबल ग्राउंड होंगे तो ऑनरेबल हाई कोर्ट निचली अदालत के आदेश को खारिज करके आपको अग्रिम ज़मानत देगी। अगर कहीं माननीय उच्च न्यायालय ने भी आपके अग्रिम ज़मानत के एप्लीकेशन को खारिज कर दिया तो आपके सामने एक लीगल ऑप्शन और है। आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, मतलब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष हाई कोर्ट के उस आदेश को चैलेंज कर सकते हैं जिसका आपको पूरा कानूनी अधिकार प्राप्त है। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वोपरि और सर्वमान्य होगा। उसके बाद अगर वहाँ से भी आपकी एप्लीकेशन है तो फिर कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। इसलिए अग्रिम ज़मानत की एप्लीकेशन फ़ाइल करने से पहले सभी ग्राउंड और बिंदुओं पर ज़रूर ध्यान दें। अब एक क्वेश्चन और उठता है कि अग्रिम ज़मानत का आदेश तो मिल गया, लेकिन यह आदेश प्रभावी कब तक होगा। अग्रिम ज़मानत का आदेश जिस भी कोर्ट ने दिया हो वह आपके उस क्राइम में दोष सिद्ध होने तक प्रभावी होता है। मतलब जिस दिन ट्रायल कोर्ट ने आपको उस अपराध का दोषी मान लिया उस दिन अग्रिम ज़मानत का आदेश निष्प्रभावी हो जाता है, भले ही वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया हो। अंत में मेरी कानूनी सलाह, इंसान अपने आन मान और सम्मान को बचाने के लिए ही जिंदा रहता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपको झूठे केस में फंसाया गया है जिसमें आप इन्वॉल्व नहीं हैं तो आप अग्रिम ज़मानत सक्षम न्यायालय के समक्ष ज़रूर फाइल करें, क्योंकि इसके अलावा आपके पास और कोई लीगल ऑप्शन तो नहीं है। और अग्रिम ज़मानत कोर्ट ने जिन जिन शर्तों पे दिया है उसका अक्षरशः पालन ज़रूर करें, अन्यथा आपको जेल जाना पड़ सकता है। किसी भी तरह के कानूनी सलाह या सहयोग के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। मैं इसी नंबर पे व्हाट्सएप पर भी हूँ। धन्यवाद।